It's getting serious on this track, fam. मेरा सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है कि ग्राउंड्स टीम द्वारा आपके व्यापार और सेक्टर के अनुरूप हर टेबल पर एक प्ले कार्ड लगा हुआ है जिस पर संबंधित व्यापार और क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। कृपया वॉलंटियर टीम से आप जानकारी लेकर उसी टेबल पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आगामी सत्र में जब हम हमारे डिग्निटरीज के साथ संवाद करेंगे, ग्वालियर विजन के ऊपर संवाद करेंगे, सुझाव देंगे, तो आपके सेक्टर के अनुरूप आपके द्वारा सुझाव दिया जा सकता है। धन्यवाद। मेरा वॉलंटियर टीम से अनुरोध है, कृपया हमारे अतिथियों के से आप मिलें और उनको गाइड करें कि किस तरीके से वो अपना संबंधित सेक्टर के टेबल को ऑक्यूपाई करके इस कार्यक्रम को और अच्छी शोभा प्रदान कर सकती है। वॉलंटियर टीम कृपया एंट्री गेट पे ही हमारे अतिथियों को आप मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से वह उपयुक्त ट्रेड और प्रोफेशन के अनुरूप वो टेबल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। थैंक यू।
सबसे अनुरोध है, कृपया अपने टेबल पर एक फ्लैश कार्ड, प्ले कार्ड लगा हुआ है, अपने ग्रुप, अपने सेक्टर, अपने व्यापार के ग्रुप के साथ आप बैठे हैं उस टेबल पर। हमारे वॉलंटियर आपको इसके लिए मदद करेंगे, ताकि जब हम लोग आखिर में हमारे डिग्निटीज के साथ संवाद करेंगे तो आपके ग्रुप से आपके रिप्रेजेंटेटिव उस प्रश्न को हमारे पदाधिकारियों के साथ साझा कर सकेंगे और आपके सुझावों तक हम मंच तक पहुंचा सकेंगे। हमारे बीच हमारे सभी डिग्निटीज आ चुके हैं, तो मंच आमंत्रण की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं जी। अब समय है मंच को सुशोभित करने का, तो सर्वप्रथम हमारे बीच जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके आदरणीय नरेंद्र तोमर सिंह जी का। मैं अनुरोध करता हूं मुकेश अग्रवाल जी से, कृपया ससम्मान भाई साहब को मंच तक लेके आएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके आदरणीय विवेक नारायण शेजवलकर जी को। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। मंच आमंत्रण की श्रृंखला में मैं अनुरोध करता हूं हम सबके आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी से। सर आप आए, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, काला वृश्चिक की तपोभूमि हमारा ग्वालियर शहर विकास की एक नई राह बनाएगा, ऐसा हम सभी दृढ़ निश्चय करें। इस हेतु आज आप समस्त बुद्धिजीवियों और व्यापार जगत के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चूंकि पुष्पों के बिना स्वागत अधूरा है और क्लीन ग्वालियर, ग्रीन ग्वालियर के मिशन को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी डिग्निटरीज का स्वागत करना चाहूंगा। आज हम सभी इन डिग्निटरीज के साथ बात संवाद करेंगे, अपने सुझाव विजन ग्वालियर हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस पैनल डिस्कशन को लीड करने के लिए आज हमारे बीच सीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी आशीष वैद्य जी भी मौजूद हैं। सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आशीष वैद्य जी का। सभी अतिथियों को क्लीन ग्वालियर, ग्रीन ग्वालियर की पहल के तहत एक ग्रीन प्लांटर भेंट करने के लिए मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूं हम सबके आदरणीय बीएम शर्मा साहब से, कृपया आप आएं और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को एक पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। तालियों में कमियां कुछ कम गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, कृपया जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें। इसी श्रेणी में आज हमारे सीआईए वाई चैप्टर के चेयरमैन अंकुर चांडक मौजूद हैं। उनसे मायरा वेडिंग एंड राह एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर सलोनी खंडेलवाल, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप आए और हमारे अतिथि विवेक नारायण शेजवलकर जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। आज का कार्यक्रम विजन ग्वालियर में हमें अपना जज्बा, ग्वालियर की जो मिट्टी है उसका जज्बा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो तालियां बजती रहेंगी तो आज के कार्यक्रम को ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश चैंबर कॉमर्स के पदाधिकारी प्रवीण अग्रवाल जी और दीपक अग्रवाल जी से, कृपया आप आए और भारत सिंह कुशवाहा जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। इसी भावना के साथ आज इस टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हम सभी मिलें साथ में और ग्वालियर के उस जज्बे को पहचाने और एक नया ग्वालियर, राइजिंग ग्वालियर, शाइनिंग ग्वालियर, विजन ग्वालियर की परिचर्चा हमारे डिग्निटरीज के साथ हम करें। हमारा शहर ग्वालियर न केवल मध्य प्रदेश का दिल है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा को दर्शाता है। ग्वालियर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के प्राचीन शहरीकरण के प्रमुख संकेत अनेक हजार वर्ष पहले ही माने जाते हैं। यह शहर विभिन्न शासकों और वंशों के अधीन रहा है, जिसमें तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासक शामिल हैं। ग्वालियर का अत्यधिक महत्वपूर्ण दुर्ग, जो ग्वालियर की प्रमुख चर्चाओं में शामिल है, का इतिहास हजारों वर्षों पहले तक जाता है। इसलिए ग्वालियर का इतिहास किसी शताब्दी या व्यक्ति को नहीं जाना जाता, बल्कि यह विभिन्न कालों में विकसित होता रहा है।
साथियों, ग्वालियर की मिट्टी, ग्वालियर का पानी और इसकी आबो हवा में कुछ अलग ही बात है और इन सब से हम सभी लोग इस बात से वाकिफ रखते हैं। यहाँ की धरोहर और इतिहास को देखते हुए ग्वालियर के अन्य शहरों के साथ तुलना करते हुए यह भी कह सकते हैं कि यह एक अद्वितीय और शानदार स्थान है। ग्वालियर की मिट्टी में संगीत, कला और साहित्य की उम्मीद और संकल्प है जो इसे विशेष बनाता है। ग्वालियर ने कई प्रमुख व्यक्तित्वों को जन्म दिया है, जिनमें कुछ नाम हैं महाराजा शिवाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, राजमाता सिंधिया, डॉक्टर हरदयाल सेना और ये विशेष अन्य कई सारे हमारे यहाँ राजनेता हुए। इसके अलावा कला के क्षेत्र में हमने अजय कुमार सूद, पीयूष मिश्रा, कार्तिक आर्यन, अमजद अली खान साहब, ऐसे कई नाम दिए हैं जिससे हम कह सकते हैं गर्व से कि हमारी ग्वालियर की मिट्टी एक अलग मिट्टी है, इसके अंदर अलग हुनर है। तो आइए साथियों, आज मिलके इस हुनर की बात को करेंगे, इस विजन की बात को करेंगे। आज जिनके प्रयासों से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिन्होंने इस कार्य को एक मूर्त रूप दिया है आज का, ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब पारस जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप आएँ और आज के कार्यक्रम की जानकारी को साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बड़े भाई साहब पारस जैन जी। धन्यवाद चोपड़ा साहब। मंच पर हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी पर मैं आज उनको अपने ग्वालियर के प्रेरणा स्रोत, ग्वालियर के विकास को आगे ले जाने के लिए अक्सर दर्द रहता है, उनका मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं बात आज उनसे विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से नहीं है, ग्वालियर के प्रमुख की हैसियत से उनसे बात कर रहा हूँ कि जिनको एक ग्वालियर का इतना बड़ा दर्द, एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लेकर जीरो से उस ऊंचाई तक पहुँचे जिनने ग्वालियर का नाम रोशन करने में एक कड़ी और जोड़ी, ऐसे हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे वर्तमान सांसद माननीय विवेक नारायण जी सेजवलकर, जिनका एक पुराना इतिहास इस ग्वालियर को आगे बढ़ाने में रहा है। आपके पिताजी माननीय नारायण कृष्ण सेजवलकर जी भी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने भी अटल जी और काफ़ी पुराने लोगों के साथ में इस जो राजमाता साहब के साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम किया, ग्वालियर को आगे बढ़ाया। आज हमारे बीच में किसान के नेता, जमीन के नेता, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो केवल संभव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार और कार्यकाल में ही संभव है कि एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को भी वो कहाँ कब कैसे पहुँचाते हैं और किस हाइट पर उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको ऊंचाइयों तक पहुँचाएं और उनकी काबिलियत का लाभ लें। ऐसे हमारे ग्वालियर लोकसभा के हमारे सांसद प्रतिनिधि माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा, जो कि पूर्व में भी मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री का अपना दायित्व तो बहुत खूबी निभा चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छे और बड़े बड़े कार्य किए। आपकी सहजता और सरलता के किस्से आप इनके क्षेत्र में जाके सुनिए। कभी भी आप इनकी कुंडी नॉक कर दें, कभी कोई पर्ची इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट फोन उठाएं। ऐसे हमारे ग्वालियर के प्रत्याशी भारत सिंह जी कुशवाहा और सामने मेरे बैठे सभी मेरे प्रबुद्धजन, जो एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज आपने आकर यहाँ अपना समय दिया, मैं उसके लिए आपका सभी का बहुत कृतज्ञ हूँ। आज जो कार्यक्रम डिजाइन किया, इस कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा टीम ने काम किया है। मैं उस टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो CIA या CY की टीम हो, हमारे सलोनी की टीम हो। ये एक ऐसी टीम है यूथों की
कम से कम 50 से 100 लोगों की टीम है जिन्होंने राउंड द क्लॉक रात दिन रहकर इस प्रोग्राम में काफ़ी गहराइयों से काम किया। बहुत एक से बारीकी इसको कार्यक्रम में रखी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद मैं आप जो आज हमारे बीच में ग्वालियर में जो हमारे पूर्व में IAS अधिकारी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना समय मैक्सिमम ग्वालियर के उसमें निकाला, ग्वालियर क्षेत्र में निकाला, उनके भी आज हम ग्वालियर के इस ग्वालियर को हम कैसे विकसित करें, ग्वालियर को हम क्यों आगे ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई आज हमको, ये भी एक विषय में अभी आपको करूँगा मैं। तो इनके भी जब ये अपने कार्यकाल में थे और आज जब रिटायर होने के बाद जब काम इनके पूरे नहीं हुए हैं तो इनके भी रिव्यू हम जानेंगे, हमको आज क्या क्या काम हमको आगे करने की हमको ज़रूरत पड़ी है ग्वालियर के लिए। ऐसे हमारे अधिकारी भी बैठे हैं। आज ग्वालियर से विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो मालनपुर हो, चाहे बामर हो, चाहे बाराघाटा हो, चाहे तानसेन नगर हो, चाहे महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे अपना गिरवाई नाका हो, विभिन्न क्षेत्रों से इंडस्ट्रियलिस्ट आज आए हैं। हमको इंडस्ट्रीज की ग्वालियर में बहुत आवश्यकता है। आज सब लोग अपने अपने सुझाव देने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर्स टीम हमारे बीच में बैठी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम हमारे बीच में बैठी हुई है। इस शहर को विकसित करने में आर्किटेक्टों का जो अहम भूमिका रहती है, आर्किटेक्ट आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। विभिन्न बाजारों के, चाहे वो सराफा बाजार हो, चाहे लोहिया बाजार हो, चाहे नया बाजार हो, दाल बाजार हो, जयेंद्रगंज हो, चाहे सिंधे की सामने, ठाटीपुर, ग्वालियर, विभिन्न क्षेत्रों से नजरवाड़ मार्केट, सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ आज आपके बीच में बैठे हुए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कई शिक्षाविद और कई स्कूलों के और कॉलेजों के यहाँ संचालक लोग बैठे हुए हैं। आज हमको मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारे ग्वालियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी आगे रहते हैं, उसकी पूरी टीम बैठी हुई है। कैट हमारे संस्था जो ग्वालियर में काम कर रही है ग्वालियर को आगे बढ़ाने में, वो भी एक टीम बैठी हुई है यहाँ। तो आज उन सभी से मैं एक ही अनुरोध करूँगा, हम समस्या तो बहुत लेके और रोज जाते हैं, आज हम समस्याओं के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तो केवल विकास की बात करेंगे, केवल विकास की बात करेंगे। हम समस्याओं पर तो अगर 4 दिन भी ये वर्कशॉप और ये डिस्कस करते रहे तो शायद पूरी नहीं होने वाली, पर हमको बीतीता है विचार के आगे की सोच, अगर हमने कुछ खो दिया है तो आगे हमको जो मिलने वाला है उसको पाने के लिए हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में जितने भी एक्सपर्ट भी, और मैं मंच से भी इस बात को कहूँगा, अभी परिवार जी ने कहा मुझसे पूर्व कि ये ग्वालियर की माटी इतनी नाम किया है पूरे देश में, पर मैं साथ में इसके अपोजिट थोड़ी सी बात कहूँगा कि पूर्व में किन्हीं कारणों से जो भी चंबल के नाम से इस ग्वालियर की जो पहचान बनी हुई है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, हम कहीं भी जाते हैं तो चंबल का नाम आगे हमारे विकास में आगे आ जाता है, काम में आगे आ जाता है। कोई भी जहाँ समिट मीट नहीं हो पाती है, कोई दूसरे काम नहीं हो पाते हैं, कोई दूसरी इंडस्ट्रीज वाला आज हमारे ग्वालियर क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाने से पीछे हट जाता है। जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या तो वो प्रॉपर रन नहीं कर रही हैं या कोई लोग बंद करके भी चले गए हैं। मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा, पर उस पर हमको सोचना है कि हमारी ये इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो मिले। आज अगर इंडस्ट्रीज को ग्रो मिलेगा, सारे क्षेत्रों को मिलेगा, टूरिज्म को ग्रो मिलेगा। आज बरुआ जी बैठे हुए हैं, आलोक शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट से, बहुत विशेष रिक्वेस्ट में उन्होंने आज यहाँ आए, वो अपने राय देंगे हमको कि टूरिज्म को हम किस तरह बढ़ावा दें। आज हम चाहें तो आज पूरे देश भर का टूरिज्म हमारे ग्वालियर में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि 1 और 2 दिन के प्रवास पर कोई भी
टूरिस्ट चाहे देसी हो या बाहर का, आउट ऑफ इंडिया का, वो आकर 1-2 दिन की विजिट पर पूरे, चाहे वो मिताली पड़ावली से स्टार्ट करते हुए ग्वालियर का चाहे किला हो, म्यूजियम हो, और चाहे इधर आप चले जाइए ओरछा तक चले जाइए, सोनल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, 2 दिन में पूरी विजिट करने के बाद चंदेरी चले जाइए, 2 दिन में पूरी विजिट करने के बाद ग्वालियर आएगा, डेफिनेट हमारी होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिस्ट बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, और पूरे विभिन्न जब आदमी बाहर का आएगा तो डेफिनेट कुछ मार्केट में भी परचेजिंग के लिए जाएगा। तो हमारे को बहुत अपॉर्चुनिटी ग्वालियर के अंदर हैं जिनको हम बढ़ावा देकर उनको हम विचार करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जब उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे दूसरे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज हमारे घर के बच्चे हम देखते हैं कि हमारे पास रुकने को तैयार नहीं है, पर क्यों हैदराबाद, क्यों पुणे, क्यों दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं, क्यों बॉम्बे जा रहे हैं, क्यों बेंगलोर जा रहे हैं, सोचना पड़ेगा। आज हर घर में 1 या 2 बच्चे ही हैं, पर वो यहाँ से अपने पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बाप घर में, आपने सुना होगा भी पेपरों में, सीपी कॉलोनी के अंदर घटना, अगर 72 साल की लेडी के साथ में घटना हो गई, बच्चे यूएस में बैठे हुए, घटना उनके साथ जहाँ हुई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। अकेली किसके साथ टाइम शेयर करेंगी? आज हमको अपने बच्चों के साथ नहीं है तो बच्चों का फायदा क्या है हमको? तो आज हमारे बच्चे यहाँ क्यों रुकेंगे जब उनको यहाँ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, इंडस्ट्री में मिला, ग्रो मिलेगी, तो यहाँ डेफिनेट वो आज जो बाहर जाने वाले बच्चे, मैं तो कहूँगा कि बाहर से बच्चे ग्वालियर आने चाहिए, ना कि ग्वालियर से बच्चे बाहर जाना चाहिए। मैं इस भावना के साथ मेरे अंदर बहुत दर्द रहता है। मैं भाई साहब से भी कई बार इस बात को शेयर किया हूँ, कई बार उन्होंने कई चीज़ों पे उसको पूरा करने के लिए भी इन चीज़ों को काफ़ी प्रयास भी किए, और पर एक अकेला आदमी कभी बाहर नहीं घूम सकता। तो पर मैं तो जुनून वाला आदमी हूँ, तो मेरे को तो जुनून है, पागलपन है, तो मैं पागलपन में तो कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, उसमें खैर एक अलग बात है। तो हम आज बात कर रहे हैं टूरिज्म की, हम बात कर रहे हैं उद्योग की, हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ जो धरोहर बनी हुई है उसके लिए। आज एक मेरे अंदर थॉट है, हम दूसरी कंट्री में जाके छोटा 1 सीटर 2 सीटर हेलीकॉप्टर में बैठ के हम सिटी भ्रमण करते हैं। हमारे पास कितनी सुंदर जगह है किले पर, अगर इस किले पे नीचे रोपवे इतने सालों से पड़ा हुआ है जो आज स्टार्ट नहीं हो पा रहा, रोपवे को स्टार्ट किया जाए और किले के ऊपर एक हेलीकॉप्टर सेवा केवल वो सिटी भ्रमण कराएगी, यहाँ से लेके मिताली पड़ावली और इधर यहाँ के आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में वो जब हेलीकॉप्टर में भ्रमण करके वापस हम उस किले पे आएगा तो कितना सुंदर लगेगा, उससे टूरिस्ट भी आएगा, शहर का भी आदमी आएगा, इतना बढ़िया प्लान है। तो हम किले के ऊपर से हेलीकॉप्टर सेवा, जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर आजकल आ गए हैं, उनको भी हम ऊपर किले पे एक हब बना के किले का उसका प्लान कर सकते हैं। बहुत प्लान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं डिस्कस अभी करेंगे तो वो एक लंबा समय हो जाएगा, टाइम की बाध्यता है। मैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आशीष वैश्य हमारे बीच में हैं, आप इनको बहुत सारे लोग इस सभागार में बैठे हुए जानते हैं, और जो नहीं जानते वो अभी आने वाले 30 मिनट के बाद इनका परिचय खुद ब खुद ये अपने आप में इतना बड़ा टैलेंट है। और ग्वालियर के लिए बड़े गर्व की बात है कि ये हमारे ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ये पूरे देश भर में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और प्रोग्राम को अच्छे से अच्छे, और कोई ऐसा नहीं है कोई फीस हो इनकी, ये इनका एक जुनून है। इनको ये कई बार ये गुजरात में मोदी जी के साथ में इस प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करे हैं, कई दूसरे जगह हैदराबाद में भी गए थे, वहाँ इंडस्ट्रीज की बात आई, इन्होंने कहा इंडस्ट्री ये आप CII के अध्यक्ष है, चेयरमैन है भारत ऑल इंडिया के, और इन्होंने कहा था कि ग्वालियर में हम ये इंडस्ट्री भेजें, उधर वो दूसरे क्षेत्र में दूसरे विधायक पीछे लग गए तो वहाँ से भी कुछ इंडस्ट्री दूसरी तरफ ले जाने के लिए प्रयास करें, पर ये कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। मैं ऐसे हमारे आशीष जी के लिए एक बार ताली बनती है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मैं आगे के लिए मैं मंच हमारे आशीष जी को देता हूँ, कुछ मैंने अगर कुछ बोल दिया हो ज़्यादा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके साथ ही सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत। ग्वालियर समस्याओं का क्षेत्र नहीं, ग्वालियर संभावनाओं का क्षेत्र है।
और मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि रोम, मिस्र और यूनान, रोम, मिस्र और यूनान सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और वो बात क्या है? वो बात इन लोगों में है। हम बात करते हैं विकास की, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं भाई साहब, अभी वाइब्रेंट गुजरात में जो हुआ था, मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वाइब्रेंट गुजरात, और सीआईआई उसका ऑर्गेनाइजर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग टीम के नाते मैं वहाँ पे रेगुलर रहा 8 दिन। मेरे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पे ग्वालियर को लेकर बड़ी सुंदर चर्चा हुई। यूएस के काउंसलेट जनरल है माइक हसी, उनने मेरे को बोला कि यू आर फ्रॉम ग्वालियर, और मुझे ना मैं बताऊँ वो हिंदी में बात करते हैं माइक हसी, यूएस के काउंसलेट जनरल होके भी। तो उनने बोला, मैंने कहा जी मैं ग्वालियर से हूँ, तो बोले मैं आपको कुछ किसानों से मिलाना चाहता हूँ, यूएस के किसानों से। मैंने कहा मैं यूएस के किसान से कैसे मिल सकता हूँ? फिर मुझे याद आया कि मेरा तो कृषि पर बहुत बड़ा अधिकार रहा है भाई साहब के कारण, तो हमने देश की कृषि चलाई है, तो मैं इस नाते किसी भी किसान से हक से मिल सकता हूँ। तो मैं उन किसानों से मिला, तो मैंने कहा सर ग्वालियर से हूँ, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम किसान हैं और हमारे पे खुद के 2 प्लेन हैं। तो मुझे लगा कि किसानों पे प्लेन यूएस में इस तरह का होता है। मैंने कहा ग्वालियर आपके लिए क्या कर सकता है? बोले हमने जब जियो मैपिंग की तो हमें पता लगा कि ग्वालियर में जो हरी मिर्ची होती है, वो हरी मिर्ची दुनिया में सबसे तीखी हरी मिर्ची में से एक आती है। आसाम की बहुत तेज होती है, बट उसके बाद जो आइडियल हरी मिर्ची है वो ग्वालियर की है। और बोले मैक्सिकन फूड के लिए वो हरी मिर्ची बेस्ट हरी मिर्ची होती है। तो अगर ग्वालियर का कोई किसान एक इस तरह से कंसोलिडेटेड स्टार्टअप बने जो उसको सप्लाई करे। वहीं पे मेरे मित्र थे अमनदीप सिंह एलूवालिया। अमनदीप सिंह इंडिया में चेन ऑपरेट करते हैं, सबवे, डोमिनोज, ये सारी चेन अमनदीप का ब्रांड है। तो मैंने अमनदीप को भी कॉल किया और उसी समय एक प्रयास प्रारंभ हुआ कि हमको ग्वालियर की मिर्ची को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है और यूएस उसके लिए पूरा करने को तैयार है। इसी तरह एक संभावना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसा कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, वो भाई साहब को तो पूरी तरह पता है, पर भाई साहब बताते नहीं हैं उनकी उपलब्धियाँ, तो इसलिए हम लोगों को उपलब्धियाँ बतानी पड़ती हैं। वो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन बहुत बड़ी सब्सिडी और ग्रांट लेके आया है स्पेसिफिकली ग्वालियर मुरैना क्षेत्र के लिए, और उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसल्टेंसी ग्रुप बूस्टर कंसल्टेंसी ग्रुप बीसीजी ग्रुप को अपॉइंट किया है कंसल्टेंसी के लिए, और वो ग्वालियर में पूरे चिलिंग प्लांट का एक नेटवर्क लगा रहे हैं। चूंकि वो सीआईआई का प्रोजेक्ट है और सीआईआई के स्टेट चेयरमैन के नाते मेरे को उसमें रेगुलर कोऑपरेट करने का मौका मिला। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ग्वालियर के लिए आ रहा है। तो इस तरह ये जो संभावनाएं जो विकास हुआ है पिछले 14 साल में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। और जब हम बात करते हैं सर $60 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो अभी गुजरात में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था हम लोगों ने मध्य प्रदेश के स्पेशल के अंतर्गत। तो ये निश्चय हुआ कि $60 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हिंदुस्तान को अचीव करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश को $550 बिलियन का उसमें योगदान देना पड़ेगा। और अगर मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देता है तो उसके लिए ग्वालियर को कम से कम $70 बिलियन का योगदान देना पड़ेगा। अब वो $70 बिलियन ग्वालियर में कैसे आएंगे और कौन लाएगा? ये सवाल तो बहुत ही आसान है इसका जवाब देना, क्योंकि वो लाएंगे जो इस मंच पे बैठे हैं, इस मंच के नीचे बैठे हैं, इस हॉल के अंदर बैठे हैं, इस हॉल के बाहर बैठे हैं। हम ग्वालियर के लोग, हम में मादा है, हमारी एनर्जी बहुत बड़ी है। अगर हम नेता देते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता है। अगर हमारा बच्चा 12th फेल होता है तो उस पर पिक्चर बन जाती है और वो डॉक्टर मनोज शर्मा बन जाता है। अगर हम संगीत की बात करते हैं तो फिर हम तानसेन को पैदा कर देते हैं। तो इस ग्वालियर की धरती को, जो कि हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्मभूमि भी है, हमारी मातृभूमि भी है, इसका विकास किस तरह से हो सकता है, उसके लिए हमने चर्निंग की। हमने
सारे मथा और मथ के जो शहर की बेस्ट क्रीम थी वो आज इस हॉल में बैठी है। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने लिए ताली बजाएं। और ये जो विजन क्रिएट हुआ आज की तारीख में, इस विजन को पूरा करने के लिए जो दारोमदार है, जो मादा है, वो टीम हमारे साथ आज स्टेज पे बैठी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जोरदार तालियां इस टीम के लिए बजाएं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट दूं मैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बेहतरीन हमारे नेतृत्व के लिए हम सब एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें और ताली बजाएं प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। हम इसको अभी चालू करते हैं और हम इसको इस तरह से फॉर्मेट पे ले जाना चाहते हैं कि आपके सामने माइक रखा हुआ है। आप अगर बाद में पॉइंट रखना चाहें तो बाद में रख सकते हैं। अगर आपको उसी समय कोई चीज रखनी है, सुझाव रखना है या कोई चीज पे आपको कमेंट करना है तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। ये मंच आपका है, आपके लिए है और ये आप ही का परिवार है जो आपके सामने अपने सुझाव लेके आया है। तो सुझाव और संभावनाओं की हम अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि हमें डॉक्टर्स को बुला लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे बुलाने से आए वो ठीक है, हम डॉक्टर के बुलाने से जाए वो कम ठीक रहता है। इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम में प्रशांत लहरिया जी हैं। तो प्रशांत भैया मेरा आप चालू करें। उसके पहले मेरे मन में एक बात थी। एक समय मध्य प्रदेश में ग्वालियर लीड करता था सारी चीजों में, और आज जब पूरी दुनिया मेडिकल टूरिज्म की तरफ जा रही है तो ग्वालियर में हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि ग्वालियर वापस देश का अग्रणी मेडिकल सेंटर बन पाए। और इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद वैसे मैं आपको एक सुझाव दूंगा। जब भी मध्य प्रदेश में वहाँ संबंधी कोई भी योजना बनती है तो अधिकारी बनाते हैं बैठ के, धरातल को बात नहीं होती, प्राइवेट डॉक्टर से भी बात नहीं होती समस्या के बारे में कि फिर क्या योजना बनाना है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई कि अगर मेरे को किसी डिपार्टमेंट में जाना हो तो ढूंढना पड़ता है तो कहाँ जाना है। तो बेसिक पर कोई बात नहीं होती कि अपने को सपोज पेशेंट गया उसको कहाँ जाना है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो बेसिक पर बात होने के लिए किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। अधिकारी चैम्बर में बैठते हैं, योजना बन जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, सामान आ जाता है, बस डॉक्टर क्या काम करना है बताने की बात नहीं होती है। तो मेरा एक मतलब है, जब भी कोई भी योजना बने, किसी विभाग की बने, चैम्बर बैठा हुआ है, स्कूल संचालक बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को प्राइवेट लोगों को जरूर इन्वॉल्व करें उसमें। मैं बोला समस्या ही खत्म नहीं हो जाएगी, कभी नहीं होगी समस्या, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो तो उन लोगों को ज़्यादा पता है। सरकारी विभाग के डॉक्टर बैठे वो बोलते नहीं अधिकारी के सामने, क्योंकि उनको ट्रांसफर का डर है, प्रमोशन का डर है। तो आप प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करेंगे योजनाओं में तो मैं समझता हूँ 80% समस्या होगी नहीं। हाँ, आयुष्मान योजना है, आप देखिए इतनी अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी लाए हमारे, लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल से पेमेंट के बारे में आप पूछेंगे किसी भी हॉस्पिटल से, सारे लोग परेशान हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, अब 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लोगों का रोक के रखा है। पैसा मांगने आप बोले साहब इतना परसेंट दे दो तो आपका पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए सर। अपन आज कहाँ पहुँच चुके हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्राइवेट लोगों को जरूर इन्वॉल्व करें सरकारी योजना को तय करने से पहले। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भैया। तो अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूँ तो आपका कहना है कि सरकारी नीतियों में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे उद्योग नीति बनाने में उद्योगपति इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह मेडिकल में भी होने चाहिए। तो जो हमारी टीम सुझाव नोट कर रही है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन सुझावों को नोट करते जाएं। अब मैं बात करता हूँ अगर पर्यटन की, तो मैं एक व्यक्ति से मिला था अभी जो पर्यटन में काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो उनने मेरे को बताया कि बोले जितना पोटेंशियल आगरा में है टूरिज्म का, उससे ज़्यादा पोटेंशियल ग्वालियर में है टूरिज्म का। क्योंकि उनका कहना है आगरा में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो आमतौर पे 500 साल के अंदर के हैं, जबकि ग्वालियर में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो 2000 और 3000 वर्ष पुराने हैं। तो ग्वालियर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं
पर वो संभावनाओं का हम दोहन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही एक्सपर्ट हैं पर्यटन के, एक श्री हमारे बरुआ जी और एक आलोक शर्मा जी। मैं दोनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना क्रम निर्धारित करके और आप पर्यटन जो कि एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है पूरी दुनिया में, एक पर्यटक आता है तो कहते हैं कि 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, अगर मैं सही हूं तो यू में करेक्ट हुई। तो आप बताएं कि पर्यटन के लिए हम ग्वालियर को देश के अग्रणी मैप पे कैसे ला सकते हैं, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपका जब नाम बोला जाए तो आप खड़े हो जाएं, जिससे माइक आप तक पहुंच पाएगा तुरंत। प्लीज आप माइक वहां पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच आशीष, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात से तुमने शुरू किया जब पर्यटन की बात की, और मिस्टर अभी डॉक्टर साहब ने भी उसको मेडिकल टूरिज्म से जोड़ा। निश्चित तौर पर ग्वालियर की जियोग्राफिकल लोकेशन भारत में जो है सेंट्रलाइज और हर जगह से वो उसके अंदर वेल कनेक्टिविटी है, ये बताता है कि और टूरिज्म और इतिहास ग्वालियर का यहाँ पर लगातार, जिसने दिल्ली में राज किया उसने ग्वालियर को ऊपर हमेशा अपनी नजर रखी कि ये उनके कब्जे में रहे या उनका राज्य यहाँ पर, उनका शासन यहाँ बना रहे। इस तरह से ग्वालियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पे है और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। फिर यहाँ पर आगरा की तुलना में इतना पर्यटन क्यों विकसित नहीं हुआ, तो इसके लिए 2-3 रीजन रहते हैं। एक तो सिटी इमेज, जिसमें कि जैसे माननीय विजयन साहब ऑलरेडी शुरू में बोल ही रहे थे कि यहाँ पर ग्वालियर में सिटी इमेज मतलब पर्यटन जहाँ जाना, पर्यटक जहाँ पहुँचता है वहाँ पर सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन बदल जाती हैं और जहाँ पहुँचना चाहता है उसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि क्या वहाँ पूरी सुरक्षा मिलेगी, क्या वहाँ एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर है, क्या वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं जो आपका स्वागत करते हैं, आपको वहाँ से स्नेह मिलेगा या उनका व्यवहार आपके प्रति ठीक रहेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए हमें जन भागीदारी चाहिए पर्यटकों के लिए। सेकेंडली, चूंकि ग्वालियर का पुराना एरिया जो है, जिस तरह के सारे हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस अवेलेबल है, उसके चारों तरफ बहुत घनी आबादी, इस समय घनी आबादी का हैबिटेशन हुआ है और ये हैबिटेट जो हमारी यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट जो हुआ है, जो घनी आबादी है, ये बहुत समय पहले इसलिए ऐसी हुई क्योंकि उस समय टांगे चलते थे, रिक्शे चलते थे, साइकिल चलती थी और लोग आते जाते थे, परंतु कारों के लिए डिजाइन नहीं हुआ था शहर। और जो कि आज की डेट में हर गली मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि लगातार कारें बढ़ती आ रही हैं। इसका एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को पार्टली इंप्लीमेंट किया गया। माननीय मंच पर मेरे बड़े भाई मेरे आदरणीय हैं, उन्हें मालूम है कि इस बारे में पहले चर्चा हुई और फिर एक नए प्रोजेक्ट ने ग्वालियर में जन्म लिया, एलिवेटेड रोड। बेसिकली ये एलिवेटेड रोड नेटवर्क था जो बाकी अभी एक डायरेक्शन में IIITL से गिरवाई नाके तक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में मिलकर इंप्लीमेंट हुआ है। और ये एलिवेटेड रोड बताता है कि नीचे की जगह तो डिजाइन नहीं थी गाड़ियों के लिए, कारों के लिए, लेकिन इसलिए अब हमें हवा में चलना पड़ेगा, मतलब एलिवेटेड होकर ऊपर रास्ते बनाने होंगे। और इस बात को ध्यान में रखते मुझको ये लगता है कि अगर हम एलिवेटेड रिंग रोड या हमारे फोर्ट के चारों तरफ क्रिएट करते हैं तो न केवल हर जगह के लिए उसके थ्रू एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि उस सर्कुलर रोड से टूरिस्ट को भी फोर्ट का बहुत बेहतरीन व्यू मिलेगा और हम हर जगह 10 मिनट या 15 मिनट में पहुंच पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। लेकिन ये सारी चीजें और किसी भी डेवलपमेंट में जन भागीदारी और उसको प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोजेक्ट को रोकना बहुत आसान है डेवलप करने के बजाय। थैंक यू। बरुआ जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो बरुआ जी को प्लीज। थैंक यू सो मच रेस्पेक्टेड सर। आज एक बहुत बड़ी गैदरिंग है और हम सभी ग्वालियर से हैं। ग्वालियर के आकर्षण की चर्चा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आप सभी परिचित हैं ग्वालियर का किला। शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ग्वालियर का फोर्ट हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा फोर्ट। ग्वालियर की पहचान अब पूरे इंडिया में सिटी ऑफ म्यूजियम्स के रूप में हो रही है। अभी सभी परिचित हैं, ग्वालियर में 6 म्यूजियम्स हो चुके हैं। ग्वालियर में हिंदुस्तान के जो 5 प्रमुख
मौजोलियम या टोम की चर्चा करें, मकबरे की चर्चा करें, वो ग्वालियर में है। एशिया का दूसरा सबसे सुंदर स्क्वायर बाड़ा हमारे पास है, अभी साउंड एंड लाइट से स्टार्ट हुआ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में पहले जो क्राइसिस थी अब वो काफी ठीक हो चुकी है। ग्वालियर में होटल्स काफी अब इंक्रीज हो चुके हैं। ग्वालियर की कनेक्टिविटी एयर और ट्रेन से बहुत अच्छी है। मेरी रिक्वेस्ट सबमिशन यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसमें केवल एक ही इंडिया टूरिज्म का ऑफिस हुआ करता था खजुराहो में। इंडिया टूरिज्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक ऑफिस था, जिसको ट्रांसफर इंदौर किया गया। और इंदौर से अभी रिसेंटली ऐसी कुछ कवायद सी चल रही है कि वो दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। मेरी यहाँ रिक्वेस्ट होगी कि उसको ग्वालियर ट्रांसफर किया जाए और वो एक ऑफिस हमारे मध्य प्रदेश में जरूर रहे। पहली सबमिशन यहाँ पर ये है। दूसरा, जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज अगर फ्रिक्वेंट ग्वालियर में हो। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले शायद आपने मीडिया में पढ़ा भी होगा, कुछ टूर ऑपरेटर्स आए थे, उन्होंने यहाँ 2 दिन रुके भी और जब पूरा ग्वालियर एक्सप्लोर किया 3 दिन में पूरा टूर उनको लगा ग्वालियर इज अ डेस्टिनेशन फॉर 3 days and 2 nights। तो हम ग्वालियर में एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो 6 कैटेगरी में टूर ऑपरेटर्स हैं, एक है ट्रैवल एजेंट्स जो प्रमोट करते हैं, आइटिनरीज बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं। दूसरे हैं बड़े टूर ऑपरेटर्स जो फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में लाते हैं, आयाटो जिनको कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मेंबर हैं। तीसरा कैटेगरी जो कि हमारे पास दिख रहा है तो एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन इंडिया में बहुत एक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, जो कि हमारे पास कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र, गुजरात बहुत अधिक संख्या में डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहा है ग्वालियर में, लेकिन हमें और इंक्रीज करना है क्योंकि कोरोना के बाद, कोविड के बाद काफी चेंजेस हुआ ग्वालियर में, टूरिज्म डिक्रीज घटा है, लेकिन अब वापस से पिकअप कर रहा है। लेकिन हमारे पास ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। तो इन बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान होगा तो निश्चित ग्वालियर और अधिक हाइट पर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच आज की अपॉर्चुनिटी के लिए। आई विश यू गुड डे सर। नमस्कार। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वर्मा जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले सिंगापुर एयरलाइंस के जो चेयरमैन हैं, विस्तारा भी उन्हीं के अंडर में आती है, वांगो, वो मेरे मित्र हैं, वो ग्वालियर आए थे और मैं उन्हें बाड़ा घुमाने ले गया। तो बाड़ा घूमने देखने के बाद वांगो ने 1 मिनट की रील बनवाई मेरे से और उसमें वांगो ने ऑफिशियली बोला कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ, बट मैंने कोई एक जगह आज तक नहीं देखी जहाँ पे 7 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स 7 डिजाइन के एक जगह हैं। बोले मैं इसको चाहूँगा कि सिंगापुर एयरलाइंस के एडिशन में पब्लिश करूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से कुछ प्रयासों में कमी रह गई, अब हम दोबारा करेंगे। तो वो हमारा जो बाड़ा है, जो आपने सही कहा, हम कहते हैं तो हम नहीं समझ आता, पर जब एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन कह रहा है तो वो बहुत बड़ी बात मायने रखती है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए। तो सर आपकी ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। अब अगर मैं बात करूँ व्यापारिक की, तो हमारे पास हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पुरानी संस्था है, व्यापारिक संस्था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रवीण भाई अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सुधार सकते हैं। और वो संस्था का एक सक्षम नेतृत्व, सक्षम परंपरा हमारे यहाँ रही है, जो कि दुर्गा प्रसाद जी मलिकिया जी से चालू हुई है, जिन्होंने कि हिंदुस्तान को चलाया है। और मेक इन इंडिया की शुरुआत, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में मेक इन इंडिया की शुरुआत ग्वालियर से हुई थी, जब जीवाजीराव कॉटन मिल्स की स्थापना यंग घनश्याम दास बिरला जी ने की थी। और उनको जो पहली फंडिंग मिली थी जीडी बिरला साहब को, अपने कैरियर की पहली फंडिंग वो ग्वालियर रियासत से मिली थी। तो उस समय एंजल फंडिंग और वेंचर फंडिंग के बारे में कोई जानता भी नहीं था। उस फंडिंग से बिरला ग्रुप की स्थापना हुई थी। तो उस ग्वालियर के औद्योगिक घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रवीण अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी और बसंत अग्रवाल जी। तो मैं आप तीनों से अनुरोध करूंगा कि व्यापारिक उसके बारे में आप अपने सुझाव हमारे आदरणीय पैनल और पूरे शहर को दें प्लीज। प्लीज माइक थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंचा दीजिए। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 26 मई 1906 को सिंधिया राजवंश द्वारा स्थापित न केवल मध्य प्रदेश का अपितु भारतवर्ष का 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी संस्थाओं में शामिल है।
और मध्य प्रदेश का पहला चैम्बर है, पहला व्यावसायिक संगठन है जो 118 वर्ष की यात्रा में है। और ग्वालियर का व्यापार और उद्योग जगत इस वट वृक्ष की छांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात। विजन ग्वालियर आज परिचर्चा है और विजन ग्वालियर में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे सांसद माननीय श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी और हमारे होने वाले सांसद माननीय श्री भारत सिंह जी विराजमान हैं। मैंने होने वाले सांसद इसलिए कहा है कि विजन ग्वालियर की चर्चा में इतनी बड़ी संख्या में शहर का प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुआ है और अपने विचार इस तरफ रख रहा है कि ग्वालियर को कैसे लेके जाना है। तो ये इस बात की स्वीकृति है कि भारत सिंह जी की उपस्थिति में यदि विजन ग्वालियर के नाम पे कोई सुझाव दिए जा रहे हैं और भारत सिंह जी उन्हें नोट कर रहे हैं, तो 3 जून के बाद जब भी लोकसभा लगेगी तो पहली लोकसभा में भारत सिंह जी को क्या प्रेजेंटेशन देना है उसकी तैयारी आज प्रारंभ होगी। ग्वालियर यूं तो अगर 1950 तक की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश मध्य भारत का नंबर 1 शहर था और कालांतर में क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आज हम 4-5वें नंबर पे आ गए। लेकिन एक और दोष माना जाता था ग्वालियर के अंदर, क्योंकि हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ग्वालियर हमारा शनि प्रधान शहर है। और शनि प्रधान शहर होने के कारण जब से सूर्य मंदिर बना तो ये दोष माना गया कि शनि प्रधान शहर में यदि सूर्य मंदिर स्थापित हो गया तो एक वास्तु दोष आ गया। और उसके कई परिणाम हमने देखे भी, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आई। मालनपुर जब 1984 के आसपास बसाया गया, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के प्रयासों से बसाया गया, इतने बड़े बड़े उद्योग यहाँ ग्वालियर के अंदर आए, लेकिन उसके बाद बहुत वर्षों से कोई नया उद्योग यहाँ नहीं स्थापित हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल उसके जो चिन्ह है आने वाले अच्छे और सुनहरे कल के वो दिखाई देने लगे। अभी हाल ही में 7 मार्च को 84 हनुमान जी के पीछे महालक्ष्मी मंदिर का लोकार्पण किया गया जो इस वास्तु दोष को दूर करता है। और ये संयोग है कि 10 मार्च को मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर एयरपोर्ट और इस देश का सबसे जल्दी बनने वाला एयरपोर्ट 10 मार्च को ग्वालियर में लोकार्पण हुआ। और वो इतना भव्य एयरपोर्ट है, ऐसा मुझे लगता है वो केवल आने जाने का साधन नहीं होगा, वो ग्वालियर के विकास के रास्ते खोलेगा, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में। अब जरूरत बस इस बात की है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो चाहे देश की संसद में ग्वालियर की बात रखे या भोपाल की विधानसभा में ग्वालियर की बात रखे। एक और सुखद संयोग ये है कि अभी हमारे पास डबल इंजन की सरकार है और भविष्य में भी अगले 5 साल तक डबल इंजन रहने की पूरी संभावना है। इसलिए हम इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि ग्वालियर का विकास तेजी से चलेगा। अब जब ग्वालियर का विकास तेजी से चलेगा तो विकास होना क्या चाहिए? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा किसी भी इंडस्ट्रिस्ट के लिए, जब वो अपनी इंडस्ट्री लगाता है, और मैं अगर किसी दूसरे शहर में अपनी इंडस्ट्री लगाना जाता हूं तो पहले वहां स्थापित इंडस्ट्रिस्ट से जो भी मेरे परिचित होते हैं उनसे पूछता हूं कि मैं तुम्हारे शहर में अगर इंडस्ट्री या व्यापार करने आ रहा हूं तो वहां का माहौल कैसा है। तो इस माहौल को बदलने के लिए हमें बहुत चीजें करने की आवश्यकता है। तो सरकारी मशीनरी लाल फीताशाही है, मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में उसको लाल फीताशाही से मुक्त कर दिया जाए तो इंडस्ट्रीज को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारी सुविधाएं वो स्वयं जुटा देंगे। वो लाल फीताशाही को अगर हमने दूर करके, और उसमें जो बात डॉक्टर प्रसाद लहरिया जी कह रहे थे, इसके अंदर अगर जन भागीदारी को जोड़ दिया जाए, जन सुझावों को शामिल कर दिया जाए। हम सारे नियम मानते हैं, हम सारे कायदे हम कानून मानते हैं, लेकिन केवल और केवल जब अटक जाते हैं तो लाल फीताशाही के लिए अटक जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं जब बात कर रहा हूँ कि ग्वालियर के विजन की बात हो रही है तो ग्वालियर के विकास का एक एजेंडा भी तैयार होना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 26 मई को स्थापना दिवस आ रहा है। 119वां स्थापना दिवस हम
ग्वालियर शहर के साथ मनाएंगे और उस दिन उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि ग्वालियर के विकास का एजेंडा क्या होना चाहिए। उसमें केवल व्यापारियों को नहीं बल्कि समूचे ग्वालियर की राय शुमारी करके अगले 6 महीने में ग्वालियर विकास का एक एजेंडा तैयार करेंगे जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि वो ग्वालियर के विकास का एजेंडा ग्वालियर की दिशा को बदलने का काम करेगा। केवल और केवल आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी योजनाएं आए वो धरातल पर जा रही हैं या नहीं। हम यहाँ पर 10 योजनाएं बता सकते हैं, 10 विजन बता सकते हैं। जो भी विकास का आयाम स्थापित होता है या विकास का कार्य प्रारंभ होता है निश्चित रूप से बहुत विकसित होता है, चाहे वो एयरपोर्ट देख ले या एलिवेटेड रोड जिसकी आलोक शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे। जिस तरह से ये कार्य इस सरकार में मैं देख रहा हूँ कि कोई जब इस तरह की योजना होती थी तो शिलान्यास होता था, उससे 5 साल 10 साल बाद उसका लोकार्पण का नंबर आता था। लेकिन इस सरकार में मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 10 सालों में ये परिवर्तन देख रहा हूँ कि अगर शिलान्यास होता है तो उसके लोकार्पण की तिथि भी तय होती है और वो निर्धारित तिथि पर संभावित रूप से उसका लोकार्पण भी होता है। ये ग्वालियर के लिए सुखद समय। तो जिस तरह के जो भी विकास के आयाम आगे बने या परिकल्प आए वो तय समय में पूरे होंगे, इसकी हमें पूरी आशा है और ग्वालियर के विकास के एजेंडे में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और ये विकास का एजेंडा कोई 1, 2, 3 चर्चाओं में नहीं बन सकता। इस ग्वालियर के विकास के एजेंडे बनाने के लिए निरंतर सभी वर्ग से कई क्षेत्रों में जाकर चर्चा करने के बाद एक विजन को बनाना पड़ेगा जो काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा। बस मैं बात केवल कुल मिला के इतनी कहना चाहता हूँ, चूंकि चैम्बर का प्रतिनिधित्व करता हूँ कि उद्योगपति और व्यापारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और करते हैं और उसको मजबूती से साथ खड़े रहना पड़ेगा। अगर आपने इतना कर दिया तो ये उद्योगपति और व्यापारी ग्वालियर को साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा, पर मैं एक निवेदन करूंगा कि चूंकि समय की बाध्यता है तो हम सुझाव को केवल 2 मिनट के अंदर रखें। एक आपसे करबद्ध अनुरोध है, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आज यहाँ सभी डॉक्टर्स, व्यापारी, उद्योगपति सभी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर के एक छोटी सी समस्या पे हमारे सभी पैनलिस्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यातायात। ग्वालियर की यातायात व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, डे बाय डे डाउन होती जा रही है। एक कहावत है, नो पार्किंग नो बिजनेस। कहीं भी किसी भी बाजार में जाएं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो यातायात व्यवस्था के ऊपर कुछ बड़ा प्लान तैयार करना चाहिए। और मेरा इसमें सुझाव है कि बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स शहर में जहाँ जहाँ बनी हुई हो, जहाँ जहाँ पड़ी है, किसी अन्य डिपार्टमेंट की है, वो उनमें अगर वो काम में नहीं आ रही है तो उनमें पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी चाहिए। और यातायात पे लगातार काम होना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक के पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, स्टाफ की कमी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्लान बना के एक यातायात का बड़ा प्लान बनाना चाहिए, जिससे कि ग्वालियर के सभी जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष जी। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, वर्तमान सांसद माननीय शेजवलकर जी एवं सांसद प्रतिनिधि के रूप में माननीय भारत सिंह जी, आपके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये गौरवशाली ग्वालियर है। आपका निर्धारण विशेष हेतु के लिए किया गया है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेरे पास जो सुझाव मैं देना चाहता हूँ ग्वालियर के विकास के लिए, क्योंकि हम व्यापारी हैं तो हम उपलब्ध संसाधनों में हम क्या विकास कर सकते हैं, मैंने उस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे पास 2 सुझाव हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने चैम्बर की रूपरेखा पर अपना पूरा प्रकाश डाला। माननीय हमारे मानसेवी सचिव ने यातायात के संदर्भ में यातायात और ट्रैफिक जाम के संदर्भ में अपनी बात को रखा। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। ग्वालियर में 100 वर्ष पुरानी नैरोगेज हेरिटेज रेल व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि विभिन्न शहरों में आज मेट्रो के रूप में प्रचलित है।
हमारे यहाँ जो मेट्रो के संदर्भ में जो रेल व्यवस्था उपलब्ध है, यदि उस पर हम विचार करें और उस पर हम अपने संसाधनों को लगाएं तो हमको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ ग्वालियर से मोती झील और उसके बीच में ग्वालियर से मोती झील पहुँचने के लिए ग्वालियर, घोसीपुरा, मोती झील 3 स्टेशन तो उपलब्ध हैं। एक स्टेशन फूलबाग के समीप बनाकर ग्वालियर को मेट्रो दी जा सकती है, जो कि एक बड़े शहर में जो व्यवस्था होती है और जो यातायात की जितनी समस्या है, मैं जहाँ तक समझता हूँ 50% यातायात की समस्या यदि ये रेल योजना प्रारंभ हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेल विभाग द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा मार्च 2021 में IRSTC द्वारा इसका सर्वे कराकर इस योजना को फाइनल किया जा चुका है। लेकिन किसी कारणवश यह योजना अभी प्रारंभ नहीं हो पा रही है। और ग्वालियर से श्योपुर जो नैरोगेज ट्रेन चलती थी वो ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो रही है, तो उसके 40 कोच और विभिन्न इंजन, कम से कम 5 से 7 इंजन हमारे यार्ड में रखे धूला खा रहे हैं। अर्थात हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, केवल इच्छा शक्ति चाहिए, हमारे ग्वालियर को मेट्रो मिल जाएगी। मेरा दूसरा सुझाव, ग्वालियर में उपस्थित हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ग्वालियर की स्थापना एक वॉश बेसिन की तरह से है। ग्वालियर के चारों तरफ पहाड़ हैं और तलहटी में ग्वालियर बसा हुआ है। मैं विभिन्न मंचों पर अपनी इस बात को रख चुका हूँ। यदि हम उन पहाड़ों का सदुपयोग कर लेते हैं, उन पहाड़ों पर आज के युग के जो सोलर पैनल हैं, उनके बड़े बड़े सोलर पैनल यदि हम लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर उन पहाड़ों का कटाव भी रुकेगा और वहाँ पर लगाए हुए सोलर पैनल से शहर को बिजली भी प्राप्त होगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जो पलायन की बात है कि उस पलायन से भी मुक्ति मिलेगी। ये एक बहुत बृहद योजना है जिसमें कि हम निश्चित तौर पर किसी भी शहर का विकास उपलब्ध, वहाँ की जो इंडस्ट्री और क्रॉप, इन 2 पर आधारित है। चूँकि हमारे पास पहाड़ उपलब्ध है तो हम पहाड़ का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम शहर को एक रोजगार दे सकते हैं और एक बिजली की व्यवस्था की आपूर्ति कर सकते हैं। तीसरा एक मेरा बहुत छोटा सा सुझाव है, एक लाइन में देना चाहूँगा। पर्यटन के संदर्भ में चर्चा आई है। हमारे शहर में काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से रोपवे लंबित है, किसी कारणवश लंबित है या क्या उसमें संसाधन की कमी है। यदि रोपवे लग जाएगा तो निश्चित मानिए एक बड़े शहर में ग्वालियर का पदार्पण हो जाएगा और रोपवे लगने से आने वाले पर्यटक को अच्छा लगेगा। रोपवे के उपयोग से निश्चित तौर पर हम बड़े शहरों में जब जाते हैं वहाँ पर रोपवे की व्यवस्था है। थैंक यू सो मच। मैं संदीप जी से अनुरोध करूँगा संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात प्लीज रखें। बिल्कुल आशीष जी, क्योंकि किसी भी विकास पर चर्चा हो रही है, किसी भी शहर के विकास के लिए उद्योग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उद्योग के विषय में, चूँकि मैं एक उद्योग परिवार से आता हूँ, इसलिए अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमारी ग्वालियर को उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं यहाँ से उद्योगों का पलायन हो रहा है। और उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन हमारे उद्योग पर है। दोहरा टैक्स लगता है हमारे उद्योगों पर। हमको हर तरीके से हमारे कई लाइसेंसेज होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फीस है। मैं सारे माननीय जनों से निवेदन करूंगा कि विकास के लिए उद्योग होना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग उद्योगों की ओर नहीं देखेंगे, इन व्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे, विकास पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसको अपने संज्ञान में लेकर इस पर हमको मुक्ति दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।